अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेजिंदर पाल सिंह को पंजाब पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके ले गई। बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस की एक टीम बग्गा के घर पहुंची थी, जहां पर उन्हें नोटिस दिया गया था, जिसके बारे में बग्गा ने ट्वीट करके बताया था। पंजाब की पटियाला पुलिस में आप कार्यकर्ता की शिकायत पर दिल्ली सीएम केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को चुनौती देते हुए एक ट्वीट को पिन करके रखा है। ट्वीट में तेजिंदर पाल सिंह ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस से डरा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी ताकत है ना उतने केस दर्ज कर, फिर भी तुम्हारी पोल इसी तरीके से खोलता रहूंगा। गौरतलब है कि पटियाला में बग्गा ने एफआईआर होने के बाद कहा था कि एक नहीं 100 एफआईआर दर्ज कर ले। केजरीवाल अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठ बोलेंगे तो वो जरूर बोलेंगे। अगर केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर ठहाके लगाएंगे तो वो बोलेंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जो अंजाम भुगतना पड़े। बता दें कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इससे पहले भी कई बार अपनी भाषा को लेकर वो चर्चा में रह चुके हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले बग्गा के अलावा पंजाब पुलिस गाजियाबाद में कुमार विश्वास और दिल्ली में कांग्रेस नेता अलका लांबा के घर भी पहुंची थी। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीत पाल सिंह बग्गा ने बताया कि पंजाब पुलिस के कई लोग उनके घर में दाखिल हुए, उन्हें धक्का देते हुए बेटे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर चले गए। पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद दिल्ली बीजेपी ने बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान उनके घर से गिरफ्तार करके ले गए हैं, लेकिन बग्गा ऐसी चीजों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं बग्गा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने कहा है, लुच्चे लफंगों की पार्टी भाजपा के नेता बग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया था जीने नहीं देने की धमकी। बता दें कि पटियाला में जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो उसने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कहा था अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। वह कश्मीरी पंडितों से माफी मांगने तक केजरीवाल की आलोचना जारी रखेंगे। बग्गा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके साथ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी। दरअसल बदायूं के बिसौली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग की एप्लीकेशन एसडीएम को दी गई थी। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश को इरफान नाम के एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। आपको बता दें, एसडीएम ने अजान के लिए नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका में दलील दी गई थी कि एसडीएम का आदेश पूरी तरह से अवैधानिक है। ये आदेश मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन करता है। गुरुवार को जस्टिस वीके बिरला और जस्टिस विकास ने इस याचिका पर सुनवाई की। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, अब ये स्टेब्लिश्ड हो चुका है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया जब लाउडस्पीकर को लेकर यूपी, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में सियासी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी भी लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें तो उसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंकेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बचाया जा सकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटा लिया गया है और 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। बहरहाल लाउडस्पीकर को लेकर विवाद नया नहीं है। कुछ साल पहले सिंगर सोनू निगम ने भी मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि सुबह सुबह लाउडस्पीकर की तेज आवाज से नींद में खलल पड़ता है। वैसे देश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं ताकि इसका इस्तेमाल करते वक्त दूसरे के जीवन पर कोई असर ना पड़े। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जुबानी जंग जारी है। लाउडस्पीकर मुद्दे पर शिवसेना और मनसे आमने सामने हैं। इस बीच राज ठाकरे के एक ट्वीट पर सियासत तेज हो गई। दरअसल बुधवार को राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो क्लिप ट्वीट किया जिसमें वो लाउडस्पीकर पर बोलते दिख रहे हैं। अब उनके इस ट्वीट को लेकर शिवसेना राज ठाकरे पर हमलावर है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने पुणे में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला और कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर हर तरफ राजनीति की जा रही है और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर बाला साहब के विचारों के कुछ पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। यह सवाल 50 सालों में कभी क्यों नहीं उठाया गया जब विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। शिवसेना नेता ने कहा कि उन्हें लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पास अब मुद्दा ये है क्योंकि राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें लाउड स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके पास अब ये मुद्दा है क्योंकि राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। राउत ने कहा कि लोगों ने बाला साहब को पूछा कि शिवसेना सत्ता में कब आएगी, वह कैसा सीएम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह अंतुले जैसा सीएम चाहते हैं जो जल्दी फैसला ले सके और प्रशासन पर जिसकी अच्छी कमान हो। आपको बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की अपील की थी, जिसके बाद 4 मई को कई जगहों पर मस्जिदों के सामने मनसे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज किया। बहरहाल राज ठाकरे पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा था ही नहीं, पिछली सरकारों में लाउड स्पीकर का मुद्दा क्यों नहीं उठा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे सीएम हैं, इसलिए अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 47 लाख लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत के सरकारी आंकड़ों में अब तक कोरोना से 5,23,000 मौतें ही दर्ज की गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के सही आंकड़ों को छुपा रही है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने WHO की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना से भारत में 47 लाख लोगों की मौत के दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4,80,000 नहीं जैसा कि सरकार ने दावा किया है। साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। अनिवार्य रूप से 4 लाख रुपए मुआवजे के साथ उनका समर्थन करें। इसी के साथ राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट भी शेयर की है। गौरतलब है कि इस मामले पर देश में राजनीति गर्मा चुकी है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सरकार सच बोल रही है या फिर WHO झूठ बोल रहा है। हालांकि कई बड़े चिकित्सा विशेषज्ञों ने भारत में कोविड मौतों की संख्या की गणना के लिए WHO के गणितीय मॉडल के उपयोग को गलत ठहराया है। India has a very robust system of births and deaths registration which has been going on for decades. Well established system, we know that it works very well, and that data is available, and that is one data which should be used to really see what is the number of excess deaths that have happened during this time and what are the excess deaths which could be attributable to COVID. WHO has not used that data. The second important issue is that the data that WHO has used is more on hearsay evidence or what has been there in the media or from unconfirmed sources. That data itself is questionable, and to do a modeling on that data is not correct, and it's not scientifically a right thing to do. We had COVID deaths occurring, and we did not have a definition of death. Not even the WHO had any definition for death after COVID-19. When till I become positive today, I die after 2 weeks, will it be COVID death? I die after 2 months, will it be COVID death? I die after 6 months, will it be COVID death? So that definition, we looked at all the data that we had, and we came to the conclusion that 95% of the deaths that occurred after testing positive for COVID-19 were occurring in the first 4 weeks. So a cutoff of 30 days was given for the definition of death. भारत के सभी बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय है कि WHO की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके जुटाए आंकड़े वो हैं जो सिर्फ सरकारी नहीं हैं, बल्कि WHO ने जो आंकड़े जुटाए
वो विश्वसनीय इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो कहीं से भी उठा लिए गए हैं, अपुष्ट स्रोतों से, मीडिया रिपोर्ट से या किसी और स्रोत से जो अवैज्ञानिक तरीके से जमा किए गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि सरकार कोई भी हो और किसी भी देश की हो, लेकिन वो इन्हें अपना आधिकारिक डेटा कभी नहीं मानेगी। वही हमारी सरकार ने भी किया है और WHO के इस दावे को पूरी तरह से गलत करार दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है। भारत में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने चिंता बढ़ा रखी है। पिछले कई दिनों से रोजाना कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच रहे हैं। मतलब यही है कि खतरा टला नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटों में 3545 सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले 8.2% ज्यादा हैं। कल 3275 नए मामले सामने आए थे। देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 4,30,94,938 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,549 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केसों की संख्या भी 19,000 के पार बनी हुई है। एक्टिव केस अब 19,688 हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक देश भर में कुल 4,25,51,248 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 27 मरीजों की जान गई है। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,24,002 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 189,81,00,000 डोज लोगों को दी जा चुकी है। बीते दिन 16,59,843 डोज लोगों को लगी है। वहीं दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राजधानी में गुरुवार को संक्रमण के 1,365 नए मामले सामने आए, तो वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को 233 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि देश में मिल रहे केस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावों को इसलिए खारिज किया है क्योंकि संगठन ने भारत में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े बताने के लिए मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल किया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि WHO की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रणदीप गुलेरिया ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की बहुत मजबूत प्रणाली है और वो आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन WHO ने उन आंकड़ों का इस्तेमाल ही नहीं किया है, जिस वजह से WHO के दावों का भारत में खंडन किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।